हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सिमरन कौर एंड आज हम फिनिश करेंगे क्लास 10 CBSE फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इन वन सिंगल वीडियो। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। सो इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हैं। देयर इज अ डॉग जिसका नेम है ट्रिकी, देयर इज अ डॉक्टर, वेटरनरी सर्जन जो है, जो हमारे ऑथर ही हैं, जेम्स हेरॉइड। नेक्स्ट है उस डॉग की ओनर हु इज मिसेस पम्फ्रे। तो अब ये स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे। इस स्टोरी में एक जो विमेन है मिसेस पम्फ्रे, उनका जो डॉग है ट्रिकी, वो काफी ज्यादा फैट और सिक, काफी मोटा और काफी बीमार सा डॉग था। वो मोटा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी ओनर मिसेस पम्फ्रे उसको काफी ज्यादा खाना फीड करवाती थी, तो वो उसे पूरे टाइम कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी। और जब उसका डॉग बीमार हुआ तो उसे लगता था कि उसका डॉग माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, यानी कि उसे खाना नहीं मिल रहा। दैट इज वाई वो ऐसे बीमार होता जा रहा है। सो यहाँ पर बताया है कि ये जो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, इसमें एक वेटरनरी सर्जन है जो कि ट्रिकी, जो पेट डॉग है मिसेस पम्फ्रे का, उसके लिए काफी ज्यादा वरिड है। ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है कि वेटरनरी सर्जन रोड पे खड़े हैं स्ट्रीट में, और वो सामने से मिसेस पम्फ्रे को उनके डॉग के साथ आते हुए देखते हैं। एंड व्हाट ही सीज इज कि वो जो डॉग है वो काफी ज्यादा लेथार्जिक, काफी ज्यादा लेजी सा है, काफी फैला हुआ डॉग है वो, और उसकी रेड कलर की आईज हो चुकी हैं, उसकी टंग बिल्कुल बाहर है उसके माउथ से, क्योंकि वो ओनर के साथ चलते चलते इतना थक गया है। बिकॉज जो मोटे लोग होते हैं ज्यादा, जो कि ओवर ईटिंग की वजह से मोटे हो जाते हैं, तो वो इतना मोटा हो गया कि अब उससे चले भी नहीं जा रहा। अब वो बताता है कि मिसेस पम्फ्रे जो फुलिशली अपने डॉग में इतनी इंडल्ज्ड है कि उन्हें लगता है कि उनका डॉग माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। अब जब जो हमारा वेटरनरी सर्जन है वो मिसेस पम्फ्रे से पूछता है कि क्या आपने इसके डाइट पर कंट्रोल किया, क्या आपने इसे एक्सरसाइज प्रोवाइड करी। सो व्हाट शी सेज इज कि हाँ, मैंने इसकी डाइट पर कंट्रोल किया, मैंने इसकी शुगर भी कट डाउन कर दी, बट ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया था। उसको कोल्ड लीवर ऑयल और एक्स्ट्रा फूड जैसे मॉल्ट और बहुत सारी चीजें वो फीड करवाती थी। वो उसको केक्स और चॉकलेट्स भी खिलाती थी, जबकि डॉक्टर ने मना करा था। फिर इसके बाद जब वो उनसे पूछते हैं कि क्या ये एक्सरसाइज करता है, सो व्हाट शी सेज इज, वो झूठ बोलती है और वो कहती है कि जो हमारा गार्डनर है उसके बैक में पेन है एंड ही सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस, जिस वजह से हम इसे खिला नहीं पा रहे, बट कुछ टाइम बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो ये उसके साथ खेल लेगा डॉग। बट ऐसा कुछ नहीं कराती थी वो एक्सरसाइज करता ही नहीं था बिल्कुल भी। सो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब यहाँ पर सिर्फ मिसेस पम्फ्रे की गलती नहीं है, उनका जो डॉग था वो काफी ज्यादा ग्रीडी था। ट्रिकी काफी ग्रीडी डॉग था कि वो मना भी नहीं करता था और वो खाता रहता था जितनी चीजें वो उसे खिलाती थी। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मतलब उनकी मीटिंग हुई। उनकी मीटिंग के कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो ट्रिकी है उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो वॉमिटिंग करना शुरू करता है और वो पूरा पूरा दिन रग यानी कारपेट पर लेटा रहता था, और वो खाने के लिए भी मना कर देता था। ऑब्वियसली उसने इतनी ओवर ईटिंग कर ली थी कि अब उसकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि उसकी बॉडी वो बियर कर पाती। सो अब उसने खाना बिल्कुल बंद कर दिया। तो हमारे जो वेटरनरी सर्जन थे, जिनको पता था कि ट्रिकी की ऐसी सिचुएशन होने वाली है, एंड ही न्यू दैट ही इज गोइंग टू एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, सो उन्होंने कुछ टाइम बाद जब मिसेस पम्फ्रे की कॉल आई वेट के पास कि ऐसा ऐसा है, तो वेटरनरी सर्जन हमारे ऑथर ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इसकी डाइट पर कंट्रोल करो तो वो ठीक हो जाएगा, बट ही सेड कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर अबाउट अ वीक, फॉर अ फोर्टनाइट होता है 2 वीक्स, कि इसकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। बिकॉज ही न्यू कि मिसेस पम्फ्रे को कहने पर भी वो कुछ नहीं करेंगी, बिकॉज शी इज ओवर इंटेलिजेंट इन हर डॉग। सो व्हाट डॉक्टर हेरॉइड डिड वाज कि वो अपनी कार में ट्रिकी को लेने चले गए। कहाँ पर? मिसेस पम्फ्रे के पास। अब जैसे वो कार में लेने गए, सो व्हाट ही सॉ वाज, बहुत सारे जो मेड्स और जितने भी नौकर थे उनके घर के, वो सब लोग आ गए ट्रिकी को छोड़ने के लिए कार तक। सो इतना ज्यादा केयर किया जाता था, मतलब इतनी ज्यादा केयर होती थी ट्रिकी की। और ट्रिकी का इवन मॉर्निंग बोल बिल्कुल अलग होता था, उसके लिए ड्रेसेस होती थी, उसका बिल्कुल अलग से वार्डरोब था। सो दैट्स हाउ उसका लाइफस्टाइल था यहाँ पर, बिकॉज शी वॉज अ वेरी रिच लेडी। तो अब क्या होता है, जब वो उसे छोड़ने आती है, एवरीवन वाज क्राइंग, दे वर फिल्ड विद टीयर्स कि ट्रिकी जा रहा है हमारा। सो अब क्या होता है, जैसे वो ट्रिकी को कार में बिठाते हैं डॉक्टर जस्ट स्टार्टेड हिज कार, क्योंकि वो लोग अभी ट्रिकी के टॉयज वगैरह भी लेकर आ रहे थे कार में छोड़ने के लिए, बट जस्ट डॉक्टर स्टार्टेड द कार एंड ही मूव्ड अवे। अब जैसे ही डॉक्टर सर्जरी मतलब अपने हॉस्पिटल जाता है जहां पर और भी बहुत सारे डॉग्स थे, सो व्हाट हैपेंड वाज, जैसे ही ट्रिकी कार से उतरा, बहुत सारे डॉग्स आ गए एंड ही स्मेल्ड दैट डॉग। उस डॉग के आसपास घूमे और वो उस डॉग को स्मेल कर रहे हैं। सो उन्हें रियलाइज हुआ
कि ये जो डॉग है ना ये हमसे थोड़ा अलग है, बिकॉज एक तो वैसे उसकी लुक इतनी अच्छी थी, वो दैट वाज अ गोल्डन कलर डॉग ये वो। और जैसे ही वो सारे डॉग्स उसके पास आए थे, स्निफ्ड होने लगा कि ये तो अनइंटरेस्टिंग सा क्रिएचर है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। सो डॉक्टर डिड व्हाट डॉक्टर डिड वाज कि अपने सर्जरी में ही एक कार्डबोर्ड का पीस लिया उन्होंने और वहां पर ट्रिकी के लिए एक स्मॉल सी जगह बना दी जहां पर वो बैठ सकता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, बाहर बहुत सारे डॉग्स थे जो खेल रहे थे एंड ट्रिकी वाज सिटिंग देयर अपनी कंफर्ट लोकेशन में, क्योंकि वो कभी खेला नहीं ऐसे। फर्स्ट और सेकंड डे तक उस डॉग को कुछ नहीं खिलाया, उसको प्लेंटी ऑफ वाटर ही प्रोवाइड किया और उसे कोई भी बिल्कुल भी जरा सा भी फूड नहीं प्रोवाइड करा। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया अपनी सराउंडिंग्स में, वरना उसकी सिचुएशन काफी खराब थी। ऑन द थर्ड डे उसने थोड़ी सी साउंड क्रिएट की और वो बाकी सारे डॉग्स के साथ खेलने के लिए भी गया। एंड थर्ड डे में ही जब डिनर टाइम था, जब बहुत सारे डॉग्स ने सबने अपना खाना फिनिश किया, व्हाट डॉग्स डिड वाज कि उनका एक बोल होता था और सारे डॉग्स वहां पर रश करके भाग के जाते थे और खाते थे। ट्रिकी को तो ऐसा नहीं पता था, उसे तो अपना कंफर्ट इवनिंग बोल मिलता था, वो आराम से खाना खाता था। बट यहाँ पर अभी ट्रिकी को भूख नहीं लग रही, उसकी सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। सो अब जब सब डॉग्स ने अपना खाना फिनिश कर लिया, सो ट्रिकी और एट द एंड ऑफ द थर्ड डे जाता है और धीरे से एक दो बोल्स में से लिक कर लेता है जो हल्का फुल्का मिल्क बचा हुआ था। फिर ऑन द फोर्थ डे फिर उसने और थोड़ी अपनी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट दिखाया, वो बाकी डॉग्स के साथ खेलना भी उसने शुरू किया, वो रैट्स के लिए हंट करता था उन डॉग्स के साथ, ही रोल्ड विद देम, ही प्लेड विद देम, तो उसे बहुत मजा आने लग गया वहां पर उस जगह पे रहने के लिए। अब वहां पर मिसेस पंफ्रे हु वाज इक्वली वरिड अबाउट हर डॉग, तो वो बार बार कॉल करती थी पूरे दिन में, इतनी बार वो वेटरनरी सर्जन से पूछती थी, अपडेट मांगती थी कि क्या मेरा डॉग सही है, इज दिस सिचुएशन ओके, तो ऐसे करके वो पूछती थी। सो बार बार डॉक्टर कहता था हाँ अभी वो थोड़ा डेंजर से बाहर है, हमने उसका ऑपरेशन कर दिया है, ताकि उन्हें लगे कि हाँ सच में उसकी सर्जरी हो रही है। फिर इसके बाद वो जो मिसेस पंफ्रे को जब लगा कि ही इज आउट ऑफ डेंजर, तो मिसेस पंफ्रे एग्स और वाइन और बहुत सारी चीजें अपने डॉग के लिए भिजवाती थी। सो दीज वर द थिंग्स जो एक डॉग को फीड नहीं करवानी चाहिए, बट शी स्टिल यूज्ड टू सेंड देम। सो जो हमारे ऑथर हैं वो इन सब चीजों को लेकर अपने घर जाते थे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते थे। बट आफ्टर अ फोर्टनाइट जब उन्हें लगा कि मिसेस पंफ्रे अपने डॉग को काफी ज्यादा मिस कर रही हैं और उनका डॉग भी काफी ज्यादा मतलब अब स्ट्रांग हो चुका था, बिल्कुल पावरफुल हो चुका था, लेजीनेस उसकी हट चुकी थी बाकी डॉग्स की तरह, एक वो स्मार्ट सा डॉग बन चुका है, तो अब वो मिसेस पंफ्रे को कहते हैं कि अब आप इसे आकर ले जाओ, हम इसे छुट्टी दे रहे हैं। सो वो अपने ब्लैक कलर की कार में आती हैं, ड्राइवर ओपन करता है डोर को और एकदम से भागता हुआ ट्रिकी आता है एंड ही जस्ट जंप्स इनटू द लैप ऑफ मिसेस पंफ्रे, वो मिसेस पंफ्रे की लैप में जंप कर जाता है। मिसेस पंफ्रे देखती है कि उसकी सिचुएशन कितनी अच्छी हो गई, सो शी क्लोजेस द डोर और वो सर्जन को कहती है कि थैंक यू फॉर ट्रीटिंग माई डॉग। और अब यहाँ पर मिसेस पंफ्रे को ऐसा लग रहा है दैट दिस इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की वजह से हुआ जो डॉक्टर हेरोइट ने की है, बट इट वॉज जस्ट द एक्सरसाइज एंड डाइट दैट वॉज प्रोवाइडेड बाय द ऑथर, और ऐसा कुछ भी उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले और कोई सर्जरी नहीं हुई थी। बट स्टिल मिसेस पंफ्रे को लगता था दैट दिस वाज द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, एक सर्जरी की जीत थी जिस वजह से उसका डॉग आज सही है। द नेक्स्ट स्टोरी इज द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी में देर आर टू कैरेक्टर्स। नंबर वन इज अनिल। अनिल जो है ये एक 25 ईयर ओल्ड मैन है और इसके साथ एक हरी सिंह। हरी सिंह 15 ईयर ओल्ड बॉय है और इसका एक्चुअल नेम हरी सिंह नहीं है। व्हाट ही डज इज ही चीट्स पीपल, ये पीपल को चीट करता है एंड चोरी करके आता है अलग अलग जगहों से। सपोज किसी के पास जाएगा, वहां से उसको चीट करेगा, चोरी करके वापस आ जाएगा, फिर वहां से गायब हो जाएगा। सो दैट्स हिज स्टोरी। तो वो अपना रियल नेम किसी को नहीं बताता एंड व्हाट ही टेल्स इज कि उसका फेक नेम। तो यहाँ पर अब जब अनिल से मिला तो उसने अपना नेम क्या बताया, हरी सिंह। सो वो क्या करता है, एक अपनी बेस्ट स्माइल के साथ अनिल के पास जाता है। अनिल को अप्रोच करता है एंड अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल उस टाइम पर एक रेसलिंग मैच देख रहा था। तो हरी कहता है कि तुम भी रेसलिंग मैच कर सकते हो ना, यू लुक लाइक अ रेसलर एंड यू कैन ऑल्सो प्ले अ रेसलिंग मैच। तो यहाँ पर हरी सिंह एक स्माइल के साथ जाता है कि मैं उसको इम्प्रेस कर दूं ताकि वो मेरे को काम पर रख ले। एक्चुअल में उसे काम नहीं करना, व्हाट ही हैज टू डू, उसे चोरी करनी है अनिल के घर से। सो अब अनिल के पास हरी सिंह गया। अब अनिल भी उसके रिटर्न में बोलता है कि तुम भी तो रेसलर लगते हो एक, जबकि दोनों के दोनों बिल्कुल पतले से हैं। सो यहाँ पर वो एक दूसरे से नॉर्मल एक ह्यूमरस सी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। सो हरी सिंह अनिल को कहता है कि कैन यू कीप मी एज योर हाउस हेल्प, या किसी भी तरीके से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम मुझे उसके रिटर्न में पेमेंट दे सकते हो। तो अनिल कहता है कि मेरे पास खुद ही इतने पैसे नहीं है, खुद ही इतनी सेविंग्स नहीं है कि मैं तुम्हें भी साथ में काम पे रख लूँ।
तो अब हरी सिंह कहता है कि नो वरीज, मेरे को पेमेंट मत देना, बट मुझे तुम रख लो, मुझे खाना दे दो। तो अनिल के पास वो फिर से जाता है, बार बार वो सेम चीज रिपीटेडली बोलता है। तो अनिल अग्री कर जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा, बट मैं तुम्हारे 3 मील्स का खर्चा उठा सकता हूँ और तुम मेरे घर पे रह सकते हो। अब जब वो अनिल के घर जाते हैं, सो अनिल का घर एक मार्केट स्ट्रीट में था और जुमना स्वीट शॉप के ऊपर वाले फ्लोर पर अनिल का घर था। सो यहाँ से आपको पता लग गया कि ये जो स्टोरी है ये एक इंडियन स्टोरी है और इसके राइटर कौन है, रस्किन बॉन्ड है। ठीक है। सो अब यहाँ पर हरी सिंह उसके घर चला गया। अब हरी सिंह से अनिल ने काम पे रखने से पहले एक चीज पूछी थी कि कैन यू कुक फूड। हरी सिंह नहीं कर सकता था, तो उसने सबसे पहला झूठ बोला कि यस आई कैन कुक, कि अनिल मुझे अपने घर तो एटलीस्ट ले जाए। बट एट द फर्स्ट नाइट हरी सिंह की कुकिंग स्किल्स नजर आ गई। ही डिडंट नो हाउ टू कुक, उसे नहीं पता था खाना कैसे बनाना है। तो जो खाना उसने बनाया था वो स्ट्रे डॉग्स को डालना पड़ा और अनिल ने कहा ठीक है। अनिल ने उसकी बात भी अग्री कर ली कि ठीक है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सो अब यहाँ पर हरी सिंह अनिल के घर में ही रह रहा है। उसके घर के बाहर एक बालकनी थी जहां पर हरी सिंह को सोने के लिए जगह प्रोवाइड करी। और अब इनका रूटीन किस तरीके से चलता था, एवरी मॉर्निंग हरी सिंह क्या करता था, टी बनाता था अनिल के लिए और फिर कुछ पैसे लेकर शॉपिंग करने जाता था, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह पूरे दिन का सामान चाहिए। और फिर रात वापस आते वक्त कुछ 1 या 2 रुपए जो बचते थे वो अपने पास रख लेता था हरी सिंह। ठीक है। और हरी सिंह को धीरे धीरे करके अनिल जो था वो वर्ड्स लिखना भी सिखा रहा था। तो हरी सिंह को लगा कि ये मुझे पढ़ना भी सिखा रहा है अनिल, क्योंकि अनिल वॉज अ वेरी गुड मैन। तो हरी सिंह को लगा कि अगर ये मुझे पढ़ना भी सिखा रहा है तो मैं अपने इस थीफ वाला जो उसका बिजनेस है, इस बिजनेस में और एक्सेल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूंगा तो किसी को लगेगा भी नहीं मैं चोर हूं और मैं अपना बिजनेस काफी बढ़ा सकता हूँ। और कई बार जब अनिल के पास पैसे आते थे तो वो पे भी कर देता था हरी सिंह को। सो दैट्स हाउ उसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी। तो हरी सिंह को कोई जरूरत नहीं थी अनिल को चीट करने की। जितने टाइम वो वहां पर रह रहा था, हरी सिंह को ये पता लगा कि अनिल जो है वो एक फ्रीलांस राइटर है, यानी कभी कभी उसके पास लिखने के लिए चीजें आती हैं कि वो अपना ऑर्डर फिनिश करके अपनी राइटिंग्स लिखता है, अपना ऑर्डर फिनिश करता है और पैसे कमा लेता है। फ्रीलांस का मतलब है कि उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है और जब भी उसके पास पैसे आते हैं ही स्क्वैंडर्स इट, यानी वो पैसा उड़ा देता है अपने दोस्तों पर या किसी भी चीज में, वो उस पैसे को वेस्ट कर देता है। अब एक दिन क्या होता है, अनिल जो है वो पैसे कमाता है, उसकी पेमेंट आती है। सो ही अर्न 600 रुपीज और 50-50 के नोट्स थे, तो 50 के डिनोमिनेशन में उसने 600 रुपीज अर्न करे। अब उसने मतलब अनिल वॉज अ वेरी केयरफ्री मैन, उसे फर्क नहीं पड़ता था। तो उसने डायरेक्टली हरी सिंह को दिखा भी दिया दैट दिस मच इज द अमाउंट दैट आई हैव अर्नड, और फिर उसने एक जगह पर रख दिए नॉर्मली। तो हरी सिंह ने वो पैसे देखे। अब हरी सिंह वैसे तो थीफ था ना, तो उसने काफी टाइम तक वो मतलब एक ही काम करा है। तो उसके माइंड में ही आता है कि मैंने तो पैसे ही नहीं चुराए इतने टाइम से, मैं यहाँ पर किस चीज के लिए हूँ, पैसे चुराने के लिए हूँ। अगर मैं नहीं चुराऊंगा तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊंगा, यानी मेरी प्रैक्टिस ऑफ अर्निंग मनी चली जाएगी, है ना। तो अब उसने सोचा कि मुझे पैसे चुराने चाहिए। सो व्हाट ही डिड, रात को जब अनिल सो गया, सो वो उसके रूम में जाता है, जिस मैट्रेस के अंदर उसने पैसे टक करके रखे थे वहां से वो उन पैसों को निकालता है और भाग जाता है। सो ही रन्स अवे एंड अवे और वो वहां पर स्टेशन तक पहुंचता है जो रेलवे स्टेशन था। ठीक है। सो लखनऊ स्टेशन तक वो जैसे ही वहां पर जाता है वो देखता है ट्रेन उसके सामने से निकल गई। ठीक है। और वो जाता नहीं, ट्रेन पे चढ़ता नहीं, बिकॉज समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम लाइक वो ट्रेन पर चढ़ जाए। वो चढ़ ही नहीं पाया, वो देखता रह गया प्लेटफॉर्म पर, वो डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पर सिंपली वहां पर खड़ा हुआ है कि अब मैं क्या करूं। फिर वो वापस जाता है और वो ये सोचते हुए वापस जाता है कि अनिल इतना अच्छा था, वो मुझे पढ़ा लिखा भी रहा था, अगर मैं पढ़ लिख जाता तो मैं एक रिस्पेक्टेबल मैन बनता सोसाइटी में। अब यहाँ पर आप हरी सिंह के माइंडसेट में चेंज देख रहे हो। पहले उसने सोचा था कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो मैं अपने ये जो थीफ वाला जो बिजनेस है इसमें एक्सेल कर जाऊंगा। बट अब उसने क्या सोचा दैट अगर मैं पढ़ लिख लेता सो आई वुड हैव बिकम द रिस्पेक्टेबल मैन इन द सोसाइटी। मैं 1-2 रुपए डेली रख भी लेता था जब मैं शॉपिंग करके आता था वेजिटेबल्स वगैरह की, और साथ साथ मैं कई बार मूवी देखने भी चला जाता था, मैं स्ट्रीट फूड भी खा लेता था, वो मुझे कुक करना भी सिखा रहा था। तो अनिल इतना अच्छा है। फिर वो ना मतलब बिल्कुल बारिश स्टार्ट हो गई, नवंबर का टाइम था, सो इट वॉज रेनिंग, और वो एक क्लॉक टावर के नीचे जाकर बैठ जाता है जो कि अनिल के घर के पास ही था। अब जब वो उसके नीचे बैठता है सो उसे बहुत सारी चीजें याद आती हैं। व्हाट ही रिमेंबर्स इज, एक पुअर पर्सन होता तो वो एक्सेप्ट कर लेता उस चीज को, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी सफरिंग्स झेलते तो वो एक्सेप्ट कर लेता कि ठीक है पैसे चले गए। अगर एक ग्रीडी मैन होता तो वो बिल्कुल गुस्से में आ जाता कि मेरे पैसे क्यों गए।
बट हु वाज अनिल? अनिल एक केयर फ्री पर्सन था, अगर उसके पैसे चले भी गए तो वो चीज को नॉर्मली एक्सेप्ट करके चिल हो जाता। बट वॉट वरिड हिम वॉज कि अनिल ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था, ही वॉज अ ट्रस्टिंग पर्सन, उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और हरी सिंह का कंसाइंस, उसका जो मन था वो ये चीज नहीं माना कि मुझे अनिल के घर से चोरी करनी चाहिए थी। सो हिज कंसाइन बिगेन टू प्रिक हिम, कि उसका मन जो था वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैंने क्यों उसके पैसे चुराए। ठीक है, फिर इसके बाद अब वो देखता है उसके पजामा स्ट्रिंग के अंदर, वो फील करता है कि वो नोट जो है वो गीले हो चुके हैं। अब वो वापस अनिल के घर जाता है, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर वो चढ़ता है और फिर वो उन नोट्स को दोबारा से क्या करता है, अनिल के मैट्रेस के अंदर रखने की कोशिश करता है। उसके पास अनिल के रूम की कीज भी थी, बिकॉज अनिल वॉज अ ट्रस्टिंग पर्सन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या ही ज्यादा चोरी हो जाएगी, आई एम अ सिंगल पर्सन, मुझे कुछ नहीं करना इन पैसों का। तो अब उसे उस टाइम पर ही पता लगा कि चोरी करने से ज्यादा मुश्किल है उन पैसों को वापस रखना, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कीप द मनी बैक टू दैट पोजिशन। अब वो अगले दिन जब उठता है तो वो देखता है कि अनिल है। अनिल उसके पास आया और अनिल कहता है कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं और अब मैं पैसा कमाना शुरू कर चुका हूं, सो मैं अब तुम्हें पेमेंट दे सकता हूँ 50 रुपीज पर मंथ, ऐसे करके। और 50 रुपीज का नोट वो उसके सामने पकड़ाता है हरी सिंह को। हरी सिंह वो नोट टच करता है एंड ही फील्स कि अभी भी गीला है, और अब वो दोबारा से स्माइल करता है अनिल के पास। अनिल को देखकर वो दोबारा से स्माइल करता है और वो समझ जाता है कि अनिल नोज व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, कि पिछली रात को क्या हुआ, अनिल को सब कुछ पता है, बट ही इज स्टिल नॉट सेइंग एनीथिंग, और स्टिल उसने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये दिखा रहा है रिफॉर्मेटिव पावर ऑफ ट्रस्ट। अगर आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो तो ऐसे करके बहुत सारे लोग सही हो जाते हैं, रिफॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पर हरी सिंह बिल्कुल चेंज हो गया, उसके माइंड में, उसके एटीट्यूड में चेंज आ गया। सो द नेक्स्ट स्टोरी इज द मिडनाइट विजिटर। इसके ऑथर हैं रॉबर्ट आर्थर। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है ऑजिबल, दूसरा है फाउलर, और उसके अलावा जो मिडनाइट विजिटर, जो मिडनाइट में एक पर्सन इनके पास आता है। फाउलर सबसे पहले ऑजिबल से मिलता है। वो ऑजिबल को जब देखता है तो पहले तो वो ऑजिबल को डिस्क्राइब करता है, बिकॉज ऑजिबल इज अ स्पाई, बट वो काफी ज्यादा मोटा सा इंसान है जिसको देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये स्पाई होगा, जैसा फाउलर ने एक्सपेक्ट किया था कि एक स्पाई को कैसा होना चाहिए। ही इज नॉट लाइक दैट। तो फाउलर की एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल गिर गई। फिर उसके बाद जब वो फाउलर ऑजिबल से बात करता है, दैट राइटर व्हेन ही टॉक्स टू द स्पाई, तो वो स्पाई ना फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बोलता है अमेरिकन एक्सेंट में, यू नो एक्सेंट, द वे ऑफ टॉकिंग। तो उसे ऑजिबल काफी स्ट्रेंज सा पर्सन लगा और उसे नहीं लगा कि ये इतना अच्छा डिटेक्टिव या स्पाई होगा। सो व्हाट हैपेंस इज, वो एक फ्रेंच होटल में पहुंचते हैं दोनों के दोनों। ऑजिबल ओपन्स द डोर, और जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो फॉलर को अंदर जाने देता है, फिर वो खुद अंदर आता है। और वो जब ऊपर जा रहे होते हैं, दैट वाज ऑन द 6th फ्लोर, तो वो फॉलर को बताता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स मेरे पास आने वाले हैं। तो वो ऐसा कुछ फॉलर से बात करता है, डिस्कस कर रहा होता है। अब जैसे ही वो उस रूम में एंटर करते हैं, ऑजिबल लाइट स्विच ऑन करता है, तो वहां पर इन दोनों पर्सन्स को क्या मिलता है, सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। सो देयर इज अ मैन स्टैंडिंग ओवर देयर इनसाइड देयर रूम, जिसकी कीज उनके पास थी। सो वहां पर कोई पर्सन आ गया होगा, एंटर कर लिया होगा, क्योंकि दैट इज अ स्पाई, तो स्पाई से ऑब्वियसली लड़ने कोई आया होगा। अब वो जो मिडनाइट विजिटर वहां पर आता है, सो उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक स्मॉल सी पिस्टल होती है। तो एकदम से शॉक हो गए वो दोनों। अब ऑजिबल जो है वो मैन को पहचान जाता है और वो कहता है दैट यू आर मैक्स, तुम मैक्स हो ना। तो वो कहते हैं कि तुम इस टाउन में कैसे आए, तुम तो बर्लिन में थे शायद। अब मैक्स जो है वो मीडियम हाइट का है और उसका फेस जो है वो फॉक्स की तरह नजर आता है, ही हैज अ फॉक्स लाइक फेस। अब वो ऑजिबल को कहता है कि यहाँ पर मैं वो जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं जिनकी बात ऑजिबल फॉलर से भी कर रहा था, वो इम्पोर्टेंट पेपर्स तुमसे लेने के लिए आया हूं। तो जैसे ही वो पेपर आते हैं वो हैंड ओवर करोगे तुम मुझे, सो हैंड ओवर दोज पेपर्स टू मी। अब इसके बाद ऑजिबल जो है वो अब मतलब एकदम से उसके माइंड में आइडियाज तो क्लिक हो ही जाते हैं, बिकॉज ही इज अ स्पाई, तो उसका सेंस ऑफ माइंड काफी ज्यादा स्ट्रांग था। तो वो चेयर पे जाकर बैठता है और वो ना ऐसे ही कुछ बातें शुरू कर देते हैं ऑजिबल, बिकॉज वो बिल्कुल काम है, उसे पता है कि मैं इसे भगा दूंगा। तो ऑजिबल ना अपने विंडो के बाहर, अपने रूम के बाहर एक बालकनी की बात करनी शुरू कर देता है कि अच्छा तुम शायद उस बालकनी से आए होगे जो विंडो के बाहर है। तो वो मैक्स को कहता है कि तुम पक्का उस बालकनी से आए हो और होटल स्टाफ को नहीं, अब होटल स्टाफ को बताना पड़ेगा ऐसा कुछ, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज के बारे में, बट तुम होटल मैनेजमेंट की ही ये गलती है। ऐसे करके वो बार बार उस बालकनी की ही बात कर रहा है। अब फाउलर जो है वो विंडो के बाहर देखता है और अंधेरे की वजह से उसे नजर नहीं आता कि कोई बालकनी है भी या नहीं है। अब मैक्स कहता है ऑजिबल को कि मुझे बालकनी वगैरह का नहीं पता,
और मैं एक प्राइवेट की हेल्प से इस रूम में एंटर करा है मैंने। सो ऑजिबल जो है मैक्स का अटेंशन बार बार कहता है कि तुम्हें ये मिसाइल रिपोर्ट की खबर मिली कैसे कि वो रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है, ये वो। अब एकदम से ही डोर टैप होता है। ऑजिबल कहता है कि अरे पुलिस आ गई, मैंने पुलिस को फोन कर ही दिया था, मुझे एक्सपेक्टेड था कि तुम आने वाली हो, देखो मैं एक स्पाई हूं, तो पुलिस आ चुकी है, मैंने पुलिस को कॉल कर दी थी ऑलरेडी, तो अब देख लो तुमने क्या करना है। फाउलर कहता है कि मेरे पास गन है, अगर तुम बिल्कुल दोनों ने हल्का सा भी मूव किया सो व्हाट आई विल डू इज मैं ये गन शूट कर दूंगा। और फाउलर धीरे धीरे करके उस विंडो के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि फाउलर के माइंड में ऑजिबल ने क्या फीड कर दिया दैट देयर इज अ बालकनी आउटसाइड, तो वो उस बालकनी में जंप करने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही वो विंडो से कूदता है उस बालकनी में जंप करने के लिए, एक बहुत मतलब उसके चीखने की आवाज आती है। अब एकदम से ऑजिबल गेट खोलता है, सो देयर इज अ वेटर स्टैंडिंग देयर, नॉट द पुलिस, वहां पर एक वेटर खड़ा होता है। अब फाउलर कहता है कि उस पर्सन का क्या हुआ, मैक्स का। सो ऑजिबल बताता है उसे दैट देयर इज नो सच थिंग एज अ बालकनी आउटसाइड, वहां पर कोई बालकनी है ही नहीं, और मैंने वेटर को कॉल की थी ऑलरेडी कि वेटर आकर गेट नॉक करेगा ताकि उसको पता लग जाए कि यहाँ पर पुलिस है, ताकि मैं उसे ऐसे झूठ बोल सकूं कि पुलिस है और वो हरिडली जंप कर जाए, और वहां पर कोई बालकनी नहीं थी, सो ही जस्ट जंप्ड फ्रॉम दैट। क्योंकि ऑजिबल का सेंस ऑफ माइंड ज्यादा था, सो ही वॉज अवेयर कि कोई ना कोई आकर इतने आसानी से पेपर तो नहीं छोड़ेगा, इतनी आसानी से उसे पेपर नहीं मिलेंगे, समवन विल बी देयर इन द रूम, समवन विल बी वेटिंग फॉर अस। तो उसने ऐसा प्लान बनाया और उसने वेटर को ऑलरेडी कॉल कर दिया था कि गेट नॉक हो तो मैं ऐसे धमकी दे सकूं या बता सकूं दैट देयर इज पुलिस आउटसाइड। सो यहां पर ऐसे करके उसने अपने सेंस ऑफ माइंड के साथ उस पर्सन को भी, मैक्स को भी ट्रिक कर दिया। सो फिर फाउलर को रियलाइज हुआ दैट हम किसी की अपीयरेंस के बेसिस पर किसी को जज नहीं कर सकते, वी डोंट नो हाउ स्ट्रॉन्ग देयर सेंस ऑफ माइंड इज। और एक स्पाई को अपनी फिजिक इतनी स्ट्रॉन्ग ना भी हो, बट अगर आपका सेंस ऑफ माइंड स्ट्रॉन्ग है सो यू कैन इजीली ट्रिक अदर पीपल। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसकी ऑथर है विक्टर कैनिंग। तो यहाँ पर बताया है दैट देयर इज अ मैन जिसका नेम है हॉरेस डैनबाय। वो एक अनमैरिड मैन है, 50-year-old मैन है, और उसे ना बुक्स रीड करना बहुत ज्यादा पसंद है। सो अब उसके मतलब उसके इतना पैसा वो कमा सकता है अपने कि उसके घर में 2 हेल्पर्स भी हैं और एक हाउसकीपर है। ठीक है, कि वो एक रिस्पेक्टेबल और गुड सिटीजन है, बट वो कंप्लीटली ऑनेस्ट पर्सन नहीं है। एक्चुअल में है क्या, उसको पढ़ना बहुत पसंद है, उसे बुक्स काफी ज्यादा पसंद है। सो अब एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स को वो देखता है तो उसे खरीद नहीं पाता कि इतनी सारी बुक्स मैं कैसे खरीदूं, बिकॉज आई विल रीड देम फॉर वन टाइम, और ऐसे तो मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो वो क्या करता था, वो रॉबरी करता था, वो चोरी करता था ताकि वो बुक्स खरीद सके। सो ही यूज्ड टू रॉब अदर पीपल ताकि वो बुक्स खरीद सके महंगी महंगी। ये जो स्टोरी है ये जुलाई के मंथ की स्टोरी है, जब हॉरेस जो है वो बिल्कुल प्लान करके चोरी करता था, जो जैसे भी करता था। तो देयर वाज अ हाउस जो कि शॉर्ट ओवर ग्रैंज, इस जगह पर एक घर था। तो अब वो अपने टारगेट के ना, जो भी टारगेट होता था, जिस घर में उसने चोरी करनी है, वो ध्यान से उस घर के प्रॉपर स्टडी करता था कि कौन है ओनर वहां का, वो कब काम पर जाता है, कब वापस आता है, कितने मेंबर्स उस घर में रह रहे हैं, वो घर खाली कब होता है, सारी डिटेल्स वो मतलब पता करता था। उस घर में पैसा कहाँ छुपा है, सब कुछ स्टडी करके चलता था वो। ठीक है, सो उसे पता लगता है कि उसकी जो फैमिली है, जो उसका टारगेट है, जहां पर उसने चोरी करनी है, उसकी जो पूरी फैमिली है वो लंदन में 1 महीने के लिए हॉलीडे पर गए हैं, और 2 सर्वेंट्स हैं जो उनकी एब्सेंस में वहां पर रह रहे हैं। तो एक दोपहर को सर्वेंट्स मूवी देखने के लिए गए थे, और उससे मतलब उसने सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी निकाली हुई थी कि सर्वेंट्स मूवी देखने जाएंगे और 4 घंटे से पहले वो वापस नहीं आने वाले, सो मैं चोरी कर लूंगा। अब हॉरेस डैनबाय क्या करता है, अब वो सोचता है कि अब मैं उनके वापस आने से पहले पहले जाकर सेफ को ओपन करूंगा और जाते ही चोरी कर लूंगा। अब उसने एक्सपेक्ट किया था कि वहां पर ज्वेलरी 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी तो उसे उस सेफ के अंदर मिल जाएगी। अब उसे लगता है कि मैं ये ज्वेलरी के पीसेस बेचूंगा एक एक करके, तो इतने पैसे मेरे पास हो जाएंगे कि मैं 3 बुक्स जो उसे चाहिए वो खरीद सकता हूँ। तो कीपर जो है उसने वो किचन में जो कीज है उन्हें टांगता है। तो वो हमेशा केयरफुल रहता था कि उसके फिंगरप्रिंट्स ना रह जाएं कहीं पे, सो वो ग्लव्स पहनकर चोरी करता था। फिर इसके बाद उसे पता है कि ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग के पीछे वो सेफ है, तो उसने सारी डिटेल्स भी निकाल रखी हैं उस घर की। अब इसके बाद उसे हे फीवर होता था, यानी उसको जब उसके नाक में कई बार उसे प्रॉब्लम होती थी, बिल्कुल जैसे काफी ज्यादा स्मेल वाली चीजें आए तो उसे छींक आ जाती थी उसको। दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम, बाकी वो एक हेल्दी पर्सन था।
फिर इसके बाद जैसे ही वो ड्राइंग रूम में एंटर करता है, फ्लावर्स जो बोल के अंदर थे तो उसको उसकी नोज में उन्होंने टिकल किया एंड उसने फिर छींक मारी। फिर वो अपनी स्नीज को कंट्रोल करता है ताकि वो चोरी वाला जो अलार्म होता है ना, बर्गलर अलार्म, वो ना बच जाए। एकदम से एक फीमेल वॉइस, पीछे से एक फीमेल की मतलब एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है कि शायद तुम कोल्ड या हे फीवर से सफर कर रहे हो। सो हॉरेस एकदम से आंसर करता है, हाँ मैं हे फीवर से सफर कर रहा हूँ। एंड ही रियलाइज कि अरे कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। सो वहां पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, सो देयर वाज अ प्रिटी वुमन जो कि रेड कलर की ड्रेस में बिल्कुल अच्छे से रेडी होकर खड़ी थी। तो वो फायर प्लेस की तरफ जाती है और ऑर्डर करती है शेरी को टू सिट। शेरी इज द डॉग, जो हाउस डॉग है। तो शेरी को कहती है दैट सिट डाउन। एकदम से वो जो विमेन है वो बोलती है कि अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई, तुम तो चोरी कर रहे थे यहाँ पर। सो देयर इज अ थीफ हियर और तुम यहाँ पर चोरी कर रहे हो। सो अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई और मैं ज्यादा टाइम तक एब्सेंट नहीं रही। अब वो कहता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ऐसा लगता था कि इस घर में कोई होगा नहीं। और फिर लेडी उसे कहती है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। फिर उसके बाद हॉरेस उससे प्लीज करता है कि मैं एक अच्छे रीजन की वजह से ही चोरी करता हूँ, मेरा कोई बुरा रीजन नहीं है। बट वो फिर उस रीजन को सुन के हंसने लगती है और फिर कहती है कि ठीक है, तुम प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे एंड आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। वो कहती है कि मेरे को ये रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल जो है मुझे हमेशा अच्छे लगे हैं। फिर हॉरेस जो है वो शांत हो जाता है। वो कहती है नहीं, मुझे ऐसे बुरे लोग अच्छे लगते हैं, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट, मैं तुम्हें जाने दूंगी। फिर स्मार्ट लेडी क्या करती है, टेबल पर एक सिल्वर बॉक्स रखा था उसे उठाती है और उसमें से एक सिगरेट निकालती है। फिर हॉरेस उसे खुश करना चाहता है तो अपने ग्लव्स उतारता है और वो कहता है सी आई हैव अ लाइटर, तो उसकी हेल्प से वो अपना लाइटर उसको प्रोवाइड कर देता है। फिर इसके बाद वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, एक काम करो, ये जो कीज है तुम्हारे पास, इससे इस सेफ को ओपन कर दो। तो मेरे को ज्वेलरी भी पहननी है, शाम को एक पार्टी है, सो जस्ट ओपन दैट सेफ। अब हॉरेस क्या करता है, उसे पता है ये घर की ओनर है, वो उस कीज से उस सेफ को ओपन करता है और कहता है प्लीज मुझे जाने दो। सो शी लेट हिम गो। फिर इसके बाद जो हॉरेस है वो 1 घंटे के अंदर अंदर उस सेफ को ओपन कर लेता है, बट वो अपने ग्लव्स पहनना भूल जाता है। वो ज्वेलरी वो आराम से उस लेडी को देता है और घर से बाहर चला जाता है। 2 दिन के बाद हॉरेस जो था वो अपना प्रॉमिस रखता है और चोरी नहीं करता। बट 3rd मॉर्निंग को क्या हुआ, उसका मन किया कि उसे क्या करना चाहिए, बुक्स खरीदनी चाहिए थी। बट उसे ऐसा चांस ही नहीं मिला बुक्स खरीदने का, क्योंकि पुलिस ने आकर हॉरेस डेनबाय को पकड़ लिया कि उसके घर में चोरी हुई है और फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे ही मैच हो रहे हैं। फिर उसने कहा कि नहीं, उस घर की ओनर थी उस टाइम पर और उन्होंने मुझे जाने दिया था, उन्होंने ही कहा था कि ये खोलो। बट जैसे ही वो देखता है उस घर की ओनर तो बल्कि एक ग्रे हेयर्ड वुमेन थी एंड शी वाज नॉट सम लेडी। वो जो यंग लेडी थी वो भी एक थीफ थी जिसने अपने माइंड की हेल्प से उस हॉरेस डेनबाय से चीटिंग करवा ली। एंड देन हॉरेस डेनबाय पकड़ा गया, जबकि वो ज्वेलरी वगैरह किसके हाथ में चले गई, उस लेडी के हाथ में चले गई। सो शी वॉज मोर इंटेलिजेंट एंड टैक्टफुल बिकॉज वो रियल थीफ थी और हॉरेस डेनबाय को इतनी क्लेवरनेस के साथ उसने चीट कर दिया और ऐसे एक्ट किया दैट शी इज द ओनर ऑफ द हाउस। और यहाँ पर हॉरेस डेनबाय पकड़ा गया। सो दिस इज द स्टोरी एंड इसका नेम क्या था, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। कि यहाँ पर उसने उस लेडी पर ट्रस्ट किया एंड दैट्स हाउ वो पकड़ा गया और उसकी एंड ही वाज कंसिडर्ड एज अ थीफ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके ऑथर हैं H.G. वेल्स। सो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है बेसिकली देयर इज अ नॉवल जिसका नाम है द इनविजिबल मैन, जिसके राइटर है H.G. वेल्स। सो उसी का ही हमने एक चैप्टर लिया। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है दैट देयर वर 2 बॉयज और वो ना चल रहे थे और वो देख रहे थे कि आगे ना अपने आप फुटप्रिंट्स बनते जा रहे हैं और यहाँ पर कोई पर्सन तो चल नहीं रहा, तो ये फुटप्रिंट्स बन किसके रहे हैं। सो अब स्टोरी स्टार्ट होती है ग्रिफिन नाम के एक मैन से। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था जो कि काफी इंटेलिजेंट सा साइंटिस्ट था और उसने ना एक मेडिसिन एक बनाई जिसको खाते ही वो पर्सन इनविजिबल हो जाता है। बट उसके कपड़े इनविजिबल नहीं हो रहे थे, हिज बॉडी डिसअपियर्ड, बट जैसे सपोज माई बॉडी इज डिसअपियर्ड फ्रॉम हियर और सिर्फ कपड़े कपड़े रह गए। तो उसने कहा मैं इनविजिबल तो हो सकता हूँ बट मैं एक काम करूंगा, अपनी जो लैंड लेडी है इसका घर जला के भागूंगा क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत चिल्लाती रहती है। सो ही बर्न द हाउस ऑफ दैट लैंड लेडी और फिर उसने वो गोली खा ली और वो गायब हो गया। एंड ही जस्ट टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, क्योंकि ऐसे कपड़े चलते हुए तो नजर आए, अच्छे नहीं लगेंगे। सो ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड ही रैन अवे फ्रॉम दैट हाउस। वो उस घर से भाग गया। अब उसके जो पैर थे वो मड पर लगे होंगे और फिर जब वो चल रहा था तो फुटप्रिंट्स बन रहे थे जो कि 2 बॉयज ने नोटिस करे। सो दीज वर द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। लंदन की स्टोरी है और वहां पर काफी ज्यादा ठंड थी, देयर वाज चिलिंग क्लोथ, उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। सो अब उसने क्या किया, सबसे पहले वो गया एक बड़े से लंदन स्टोर में। जैसे ही वो स्टोर में गया उसे काफी ज्यादा अच्छा फील होने लग गया
और शाम को जैसे ही सारे वर्कर्स गए उसने अपने आप को रजाई वगैरह में कवर कर लिया और छुपकर सो गया। फिर अगले दिन सुबह वो काफी लेट उठा, जब तक बहुत सारे असिस्टेंट वगैरह उस स्टोर में आ चुके थे और वो देख चुके थे कि यहाँ पर कोई पर्सन लेटा हुआ है। फिर एकदम से उसने दोबारा से अपने कपड़े उतारे और कपड़े उतार के वो भाग गया। जैसे उसने कपड़े उतारे वो इनविजिबल हो गया। सो इनविजिबल होके वो दोबारा से भाग गया। अब वो कहाँ जाता है? अब वो जाता है ड्रूरी लेन। यहाँ पर क्या होता है, जैसे थिएटर होता है, थिएटर में क्या होता है, आपको क्लाउन की ड्रेस और भी बहुत सारी ड्रेसेस मिल जाती हैं। तो वो ड्रूरी लेन जाता है, वहां पर वो क्या करता है, एक हैट पहनता है ताकि उसके सिर को शेप मिल जाए, बिकॉज देयर इज एवरीथिंग इज इनविजिबल। तो उसके सिर को शेप मिल जाए, तो वो एक हैट पहनता है। एक जो उसकी हैट थी वो ब्रिम्ड हैट थी, यानी हॉलो हैट थी। फिर वो एक फेक नोज लगा देता है रेड कलर की अपने फेस पे। फिर वो जो बियर्ड है वो लगाता है, मुस्टैश लगा देता है। फिर भी अपने फोरहेड ये वाला एरिया कवर करने के लिए वो बैंडेजेस लगा देता है और अपने फेस को कवर करता है। एंड उसने कपड़े तो पहन ही लिए ताकि उसकी बॉडी कवर हो जाए, ग्लव्स पहन लिए, शूज पहन लिए ताकि उसकी बॉडी को एक शेप मिल जाए। अब वो बाहर जाने के बाद वो एक शॉपकीपर को पीछे से अटैक करता है और सारा पैसा लेकर भाग जाता है। उसके पास कुछ पैसे भी हैं। अब वो सोचता है कि मुझे यहाँ से लंदन से चले जाना चाहिए बिकॉज मेनी पीपल हैव नोटिस्ड मी। तो अब वो जाता है एक छोटे से विलेज में, इपिंग। सो इपिंग जाने के बाद वो जैसे ही वहां पर एंटर करता है, वो काफी अनकॉमन सी उसकी अपीयरेंस थी बिकॉज ही वॉज वियरिंग बैंडेजेस, फेक नोज लगाई हुई थी। अब वो जाता है एक इन, INN, मतलब एक होटल टाइप था। तो मिसेज हॉल जो उसकी लैंड लेडी थी वहां पर जाता है एंड ही सेड दैट मुझे 2 रूम्स चाहिए। ही नेवर आस्क्ड फॉर 1 रूम। उसने 2 रूम्स मांगे क्योंकि एक रूम में वो ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट था, तो एक रूम में वो प्रैक्टिस करता था और एक रूम उसका था जहां पर वो स्टे करता था। अब मिसेज हॉल जो थी उससे कंफर्ट करने के लिए उससे बात करने की कोशिश करती थी, बट ही ऑलवेज इग्नोर्ड हर। सो मिसेज हॉल को लगा ठीक है, इस टाइम पर वैसे भी कस्टमर्स नहीं आते, अगर ये रह रहा है तो इसे रहने देते हैं। और मिसेज हॉल ने सोचा कि चलो ठीक है, इफ ही नेवर टॉक्स, तो इस स्ट्रेंजर को इंटरैक्ट करना पसंद नहीं होगा। अब कुछ टाइम बाद उसके पैसे जो थे खत्म हो गए, मतलब जितने दिन के उसने पैसे दिए थे अब वो स्टे उसका खत्म होने वाला है, उस दिन उतने दिनों के पैसे। सो वो मिसेज हॉल को कहता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ चेक, तो मैं तुम्हें कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। सो मिसेज हॉल को पता है कि हाँ इसने पहले भी पैसे दे दिए थे, सो ही माइट गिव मी द पेमेंट, और ये मुझे पैसे दे देगा। अब जिस दिन वो ये बात बोलता है ना, उसी दिन उस विलेज में एक क्लर्जी मैन था। तो उस क्लर्जी मैन के घर के नीचे जहां पर पैसे थे वहां से कुछ आवाज आई, जिंगलिंग साउंड। अब उसकी वाइफ और वो एक रॉड लेकर नीचे गए कि कौन है, चोर आया है, बट वहां पर उन्हें कोई नजर ही नहीं आया, सब कुछ गायब था। सो फिर एकदम से उन्होंने अपना सेफ खोला तो उन्होंने देखा कि उसमें पैसे ही नहीं है। ओके, सो जब वो चोरी करने के लिए गया था वो साइंटिस्ट ग्रिफिन, तो मिसेस हॉल उसके रूम से पास होती है और वो देखते हैं कि उसके रूम के डोर्स खुले हुए हैं, वरना हमेशा उसके रूम के डोर्स बंद है। सो हर जगह बैंडेजेस गिरी हुई थी और उसके सारे कपड़े गिरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो जो बेड है वो यूज नहीं हुआ, सो स्ट्रेंजर कहीं गया हुआ है। अब एकदम से जैसे ही मिसेस हॉल उस रूम से बाहर आने लगी, एक चेयर उड़ती हुई, जो उनकी मदर की चेयर थी, वो उड़ती हुई उसके पास आई, मिसेस हॉल के ऊपर जैसे ही वो चेयर गिरी, सो मिसेस हॉल के ऊपर और भी चीजें गिरनी शुरू हो गई। सो मिसेस हॉल उस रूम से बाहर चले गई एंड शी लॉक्ड द डोर फ्रॉम आउटसाइड। उसे लगा कोई स्पिरिट वगैरह उस कमरे में है। एक्चुअल में क्या था, वो ग्रिफिन साइंटिस्ट जो इनविजिबल मैन था वो आ चुका था और वो गुस्से में आ गया मिसेस हॉल उसके रूम में कर क्या रही है विदाउट हिज परमिशन, क्योंकि उसने तो परचेज किया हुआ है वो रूम। अब कुछ टाइम बाद मिसेस हॉल को लगा कि ये साइंटिस्ट की ही गड़बड़ है, क्योंकि साइंटिस्ट अपने कमरे से बाहर कैसे आया, कमरा तो मैं लॉक करके चले गई थी, मुझे लगा था इस रूम के अंदर स्पिरिट्स है। सो ये ग्रिफिन इस कमरे से बाहर कैसे आया, तो उसे लगा कि ग्रिफिन ने कोई मैजिक वगैरह किया है। सो दैट लेडी, उसने पुलिस को भी बोल दिया, विलेज कांस्टेबल को भी, कि आओ तुम आकर इस साइंटिस्ट को ले जाओ, क्लर्जी मैन के घर में भी चोरी हुई है, क्योंकि विलेजेस में तो सारी न्यूज इजीली फैल जाती है। सो उसने विलेज कांस्टेबल को और विलेजर्स को बुलाया कि इस साइंटिस्ट को बाहर निकालो और पकड़ो, ये मेरे इन में ही रह रहा है। अब मिसेस हॉल पर रुकी नहीं और वो सीधा ग्रिफिन के पास जाकर क्वेश्चन करती हैं कि तुमने क्या स्पिरिट्स या क्या जादू यूज करा है मेरी मदर की चेयर पे, और तुम इस रूम के अंदर आए कैसे। सो ग्रिफिन उसकी बात को इग्नोर करता है। एकदम से ही जब वो उसे बोलती हैं, सो वहां से ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं, विलेज मैन और विलेज कांस्टेबल आता है। अब विलेज कांस्टेबल से लड़ाई हो जाती है किसकी,
ग्रिफिन की। सो ही हैड एन अरेस्ट वारंट इन हिज हैंड, बट उसकी लड़ाई हो जाती है वहां पर एंड ही स्टार्टेड बीटिंग द विलेज कांस्टेबल। साथ साथ बहुत सारे विलेजर्स भी आकर उसे पीट रहे थे और उसने उनको भी बीट करना शुरू किया। ही सडनली रिमूव्ड हिज हैट, तो वहां से वो गायब था सीन। फिर ऐसे करते करते उसने अपने कपड़े उतारने शुरू करे। लोगों को पता ही नहीं था कि अब कहाँ चला गया ये, वो गायब हो गया। लोग एकदम हैरान हो गए और वो गायब होने के बाद लोगों को पीट रहा था और पीटते पीटते वो इपिंग से भी भाग गया। सो यहाँ पर पता लगा कि ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, वो किसी लॉ को नहीं मानता था और वो लोगों के लिए अच्छा नहीं करता था। बीइंग अ साइंटिस्ट वो बुरा ही करता था एंड ही वॉज वेरी सेल्फिश। और उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि जब उसने विलेज कांस्टेबल पर भी क्या किया, मारा और उस पर बोज एंड फिस्ट इनोसेंट विलेजर्स को भी वो मार रहा था। ओके, सो द नेक्स्ट स्टोरी इज द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये जो स्टोरी है इसके ऑथर है हमारे रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन और इसकी ये जो स्टोरी है इट इज अबाउट अ साइंटिस्ट जिनका नेम है रिचर्ड एच ई ब्राइट। तो वो एक साइंटिस्ट कैसे बने, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो रिचर्ड एच ई ब्राइट ये फेमस है क्योंकि इन्होंने सेल्स की, जो लिविंग सेल्स है हमारी बॉडी के सेल्स और डीएनए के बारे में एक थ्योरी बताई थी। सो ही इज दैट पर्सन। अब बताया है कि इन्होंने एक जर्नल भी पब्लिश करवाया था, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। सो यहाँ पर इन्होंने ये जर्नल अपने कॉलेज रूममेट के साथ पब्लिश करा था जिसमें इन्होंने इस थ्योरी के बारे में ही लिखा था और बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करे थे लोगों को। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये साइंटिस्ट कैसे बने और इनका पूरा एक्सपीरियंस अबाउट हिज होल लाइफ। तो जब इन्होंने प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस वाला जर्नल लिखा था, इसके बारे में लिखा था, सो उस टाइम पर ही वॉज 21 ईयर्स ओल्ड। फिर इसके बाद अब हम इनकी पूरी लाइफ जर्नी पर आएंगे। सो इब्राइट जो कि अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड थे और इनका बर्थ हुआ था रीडिंग नाम की जगह में, पेंसिल्वेनिया में। सो उनके पास जब बचपन में इनके काफी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे बिकॉज ही वॉज द ओनली चाइल्ड और इनकी कोई कंपनी नहीं थी। हिज ओनली कंपनी वॉज हिज मदर एंड फादर। सो उन्हें अपने किंडरगार्टन, जब वो केजी क्लास में थे, किंडरगार्टन डेज में वो बटरफ्लाईज कलेक्ट करने का उन्हें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर इसके बाद वो रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स इन सबको भी कलेक्ट करते थे एंड ही ऑल्सो लव्ड स्टार गेजिंग। तो उसकी मदर ने उसे काफी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज में इंगेज करवा दिया था। उसकी मदर को हमेशा चाहती थी उसकी मदर कि मेरा बेटा जो है वो नई नई चीजें लर्न करे, नई नई चीजें सीखे। सो वो उसको ट्रिप्स पर लेकर जाती थी और टेलीस्कोप, कैमरा जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी उसको लाकर देती थी। उसके फादर की डेथ हो गई थी जब वो 3rd ग्रेड में थे और उसके बाद से उसकी मदर जो थी उनका सिर्फ ओनली मोटिव उनकी लाइफ में ये था कि इब्राइट एक अच्छा पर्सन बन सके एंड ही वॉज ओनली देयर फॉर हर। जब यंग बॉय 2nd ग्रेड में एक बच्चा होता है तो उस टाइम की बात है, उन्होंने 25 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बटरफ्लाई को कलेक्ट किया था अपने होम टाउन की और वो एक गुड स्टूडेंट थे और हमेशा अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। अब बताया है कि उसकी मदर जो थी वो उसका इंटरेस्ट और डेवलप करवाने के लिए एक बुक लेकर आई, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। ये एक बटरफ्लाई का नाम है, तो इसके बारे में कि ये बटरफ्लाई कैसे ट्रैवल करती है, कहाँ कहाँ जाती है, सो ये वाली बुक लेकर आई। अब इस बुक के एंड में ना लास्ट में एक टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे डॉक्टर फेडरिक ए उर्कोहार्ट, तो उनका नंबर दिया हुआ था और उनके बारे में बताया हुआ था। सो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन जो था रीडिंग में, जिस टाइम पर वो बटरफ्लाई कलेक्ट करता था रिचर्ड, तो वो 6 वीक्स के लिए चलता था। तो वो उसी टाइम पर बटरफ्लाईज को कलेक्ट करता था, बट उसको कुछ और भी बटरफ्लाई से रिलेटेड डिस्कवरी करनी थी, थ्योरीज निकालनी थी। सो अब क्या हुआ, वो मोनार्क्स को, जितने ज्यादा मोनार्क होता है बटरफ्लाई की जो अर्ली स्टेज होती है, सो वो नए नए मोनार्क्स को रेस करता था। ठीक है, अपने घर में ही उन मोनार्क को रेस करता था, फिर उन पर टैग लगा देता था, मीन्स उन पर टैग कर दिया कि ये पहचान हो जाती थी कि ये मेरा वाला मोनार्क है एंड ही लेट देम गो, मतलब वो उन्हें जाने देता था। फिर इसके बाद टैग करने के बाद बटरफ्लाई को, वो उन्हीं बटरफ्लाईज को जो उसने मोनार्क रेस करे थे उन्हें कलेक्ट करता था। जब वो 7th ग्रेड में गया तो उसने काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, जहां पर उसने फ्रॉक के टिश्यूज की स्लाइड्स दिखाई। बेसिकली जैसे आप सेल की स्लाइड्स देखते हो ना, वैसे ही फ्रॉक के टिश्यूज की स्लाइड्स दिखाई, जिसमें उसको कोई माइक्रोस्कोप की हेल्प से, बट उसमें कोई उसे प्राइज वगैरह नहीं मिला क्योंकि उसने सिर्फ कुछ यूनिक नहीं किया, उसने सिर्फ एक स्लाइड शो कर दी। फिर उसने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई रियल एक्सपेरिमेंट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे। फिर इसके बाद उसने क्या करा, नेक्स्ट 8th क्लास में जो काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करा, सो व्हाट ही डिड वाज, उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कि मोनार्क्स में ना एक वायरल डिसीज होती थी। तो उसे ऐसा लगता था कि बीटल्स की वजह से ये वायरल डिसीज उन मोनार्क में होती है, तो उसने
बीटल्स के साथ कैटरपिलर्स को रेस करा, ठीक है। सो बीटल्स के साथ रेस करने पर उसे पता लगा कि नहीं, बीटल की वजह से कोई ये वायरल डिसीज नहीं होती, तो ये र्यूमर फेक है। इस एक्सपेरिमेंट को करने की वजह से ही उसे प्राइज दे दिया काउंटी साइंस फेयर में, दैट ही इज बीइंग इन 8th ग्रेड। उसने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट करा और ये डिक्लेयर कर दिया, ये र्यूमर को फेक प्रूफ कर दिया कि बीटल्स की वजह से ये वायरल डिसीज मोनार्क बटरफ्लाइज में नहीं होती। फिर इसके बाद 9th क्लास में उसने क्या करा, एक थ्योरी थी, मतलब किसी ने ऐसी थ्योरी बनाई कि वाइसरॉय बटरफ्लाई, इट इज अ स्पीशीज ऑफ अ बटरफ्लाई, कि वाइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क को कॉपी करती है। तो उसने क्या करा, उसने बताया कि मोनार्क जो कैटरपिलर्स होते हैं, जो बटरफ्लाई में चेंज होने वाले होते हैं, उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, तो बर्ड्स उन्हें नहीं खाती। हमारी वाइसरॉय बटरफ्लाइज क्या करती है, जब भी कोई बर्ड उन्हें खाने के लिए आती थी लाइक स्टारलिंग्स वगैरह, तो ये वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो कि काफी टेस्टी होती थी, ये मोनार्क की तरह एक्ट करती थी, उन्हें कॉपी करती थी कि वो उन्हें खाए ना। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे रिचर्ड एच ईब्राइट ने, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो स्टारलिंग्स हैं, बल्कि उन्हें मोनार्क खाना ही पसंद है। सो इस रीजन की वजह से वो मोनार्क को कॉपी नहीं करती कि बर्ड्स हमें खा जाएंगी, स्टारलिंग्स हमें खा जाएंगी। सो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसको, जैसे काउंटी साइंस फेयर है, अब उसमें जूलॉजी और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो जूलॉजी डिवीजन में उसे फर्स्ट प्राइज मिला और पूरे साइंस फेयर में उसे फर्स्ट प्राइज मिला ओवरऑल। फिर इसके बाद उसने बताया कि वाइसरॉय डू कॉपी मोनार्क्स, कि वो मोनार्क को कॉपी करती है, बट रीजन ये नहीं है। इब्राइट का जो प्रोजेक्ट था, जब वो 2nd ईयर हाई स्कूल में था, तो उसमें उसने डिस्कवर किया कि एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, और उसने बताया कि 12 मोनार्क प्यूपा जो होता है, इस बटरफ्लाई के ऊपर 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। सो ये कुछ डिजाइन के लिए ऑर्नामेंटल स्पॉट्स नहीं है, बल्कि ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये जो हार्मोन्स है, ये जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ये बटरफ्लाई को प्रॉपरली डेवलप होने में हेल्प करते हैं। सो इसके बाद, मतलब ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिससे उसे फर्स्ट प्राइज मिला काउंटी साइंस फेयर में ही, और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी उसको एंट्री दे दी गई, और वहां पर उसका प्रोजेक्ट, यही प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीजन में 3rd पोजीशन मिली उसे। और समर सीजन में उसे चांस मिला, एक लेबोरेटरी थी, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में, तो वहां पर भी उसे काम करने का चांस मिला। फिर इसके बाद अगले साल इब्राइट ने मोनार्क के विंग्स लिए, उसमें से कुछ सेल्स निकाले, और कैसे सेल डिवाइड होते हैं और बटरफ्लाई कैसे ग्रो होती है, इस पूरे के पूरे बारे में उसने मतलब एक्सपेरिमेंट करा। और फिर उसने गोल्ड स्पॉट्स के हार्मोन्स भी वहां पर रखे, जिसकी हेल्प से उसने बताया कि कैसे ग्रोथ हो रही है एक बटरफ्लाई की। अब यहाँ पर, अब वो जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक फ्रेशर था, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में गया, वहां पर उसने और काम करा, और गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर और हार्मोन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके ऊपर और डिस्कवरीज करी। एंड 1.5 ईयर के बाद उसने एक्सरे निकाला हार्मोन के स्ट्रक्चर का, डीएनए का ब्लूप्रिंट निकाला, और भी बहुत सारी थ्योरीज उसने पब्लिश करी। उसका कॉलेज रूममेट था जेम्स आर वोंग, जिसके साथ उसने ये थ्योरी निकाली, और फिर उसकी जो रीडिंग्स थी, उसका जो जर्नल था, वो पब्लिश भी हो गया। फिर इसके बाद बताया है कि वो अपने पूरे मेडिकल स्कूल के टाइम पर उसने बहुत सारी डिस्कवरीज जो थी साथ साथ करता चला गया। अब हम बताएं कि वो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं था, वो एक एक्सीलेंट डिबेटर भी था, और वो आउटडोर एक्टिविटीज में भी इंटरेस्टेड था। ही वॉज ऑल्सो अ गुड फोटोग्राफर। उसके एक टीचर थे रिचर्ड ए वेइहेरर, रिचर्ड एच ईब्राइट के एसएसटी के टीचर, सोशल स्टडीज के टीचर थे, जो उसको बहुत पसंद करते थे। एंड ही यूज्ड टू से कि रिचर्ड, तुम बहुत मेहनत करो एंड यू विल रीच ग्रेट हाइट्स इन योर लाइफ। एंड ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट विद अ ग्रेट माइंड विद गुड क्वालिटीज इन हिज लाइफ। सो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, की वो एक साइंटिस्ट कैसे बने। नेक्स्ट चैप्टर आता है नेकलेस। नेकलेस इज द चैप्टर रिटन बाय गाय डे मॉसपैंट। तो यहाँ पर बताया है, इसमें एक मैडम मटिल्डा लोइसल थी। सो शी वॉज अ वेरी प्रिटी एंड वेरी चार्मिंग वुमन। तो वो ना, बट जिन फैमिली, मतलब उसे लगता था कि मैं इतनी सुंदर हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली एक रिच पर्सन से शादी करनी चाहिए, एंड आई एम बॉर्न कि मेरे सारे शौक पूरे हो सके। आई एम सो ब्यूटिफुल कि मेरे सारे शौक पूरे हो जाएं। अब यहाँ पर बताया है कि लोइसल की बट व्हेन शी वाज बॉर्न, तो वो एक रिच फैमिली में बॉर्न नहीं हुई, और जब उसकी शादी हुई तो वो एक क्लर्क के साथ हो गई। बट शी एक्सपेक्टेड दैट आई एम सो प्रिटी, एनी रिच मैन वुड हैव मैरिड टू मी। अब उस क्लर्क से जब उसकी शादी हुई, सो वो अपने आप ना हमेशा खुद को कोसती रहती थी कि आई एम नॉट हैविंग दिस, आई एम नॉट हैविंग दिस, मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पा रही हूँ, और मेरी फ्रेंड्स जो मेरे से बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, दे आर मैरिड टू रिच मैन। तो फिर उसे ऐसा बुरा लगता था, मेरे पास ना ज्वेलरी है ना कपड़े हैं। तो उसका हस्बैंड जो था वो उसको हमेशा चीयर अप करता रहता था कि नहीं, हमारे पास भी चीजें हैं, वी कैन ऑल्सो डू गुड इन आवर लाइफ।
तो अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, एक मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से उनको एक इन्विटेशन मिला एक पार्टी का। सो अब जैसे ही लोइसेल आता है, सी हमें एक इन्विटेशन मिला एंड वी हैव टू गो टू दैट पार्टी। सो शी स्टार्टेड क्राइंग कि वहां पर सारे रिच पीपल आएंगे और मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो अब क्या होता है, 400 फ्रैंक्स, जैसे रुपीज होते हैं वैसे 400 फ्रैंक्स थे लोइसेल के पास। उसने वो पैसे गन खरीदने के लिए रखे हुए थे, बट इसने कहा ठीक है तुम इससे ड्रेस परचेज कर लो। अब उसने ड्रेस परचेज कर ली, कुछ दिन तो वो खुश रही, फिर इसके बाद वो थोड़े दिन बाद फिर सैड होगी। नाउ लुइसेल सेड व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सैड अगेन। तो वो कहती है मेरे पास ज्वेलरी नहीं है इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए। सो ही सेड कि तुम फ्लावर्स लो और फ्लावर्स से ज्वेलरी बना लो। तो वो कहती है कि फ्लावर्स के साथ ज्वेलरी बनाना कितना चीप लगेगा, वहां पर कितने रिच पीपल आएंगे, कितने अच्छे लोग आएंगे, सो इट विल लुक वेरी चीप एंड आई एम नॉट डूइंग दैट। तो उसने कहा ठीक है एक काम करो, तुम्हारी एक फ्रेंड थी जो कि काफी रिच थी, मैडम फॉरेस्टियर, तो उसके पास जाओ और उससे ज्वेलरी ले आओ। तो वो मैडम फॉरेस्टियर के घर जाती है। सो शी वॉज वेरी रिच लेडी। अब वो अपने इतने सारे पीसेज ऑफ ज्वेलरी रख देती है कि तुम्हें जो चाहिए ले लो। अब फिर वो दुखी हो जाती है कि मेरे पास ऐसा नहीं है, आई एम सो प्रिटी, व्हाई इज दिस, मतलब इतनी बुरी किस्मत क्यों है मेरी। बट वो चूज करती है एक पीस ऑफ ज्वेलरी। तो मैडम लुइसेल कहती है ठीक है तुम इसे ले जाओ। अब जैसे ही वो उसे लेकर जाती है, वो पार्टी में गए, शी लुक्ड सो प्रिटी, एवरीवन वाज अराउंड हर, एवरीवन ट्राइड टू टॉक टू हर कि कितनी सुंदर है ये। वाइल उसका हस्बैंड वेट कर रहा था वहां पर बैठे हुए, वो ही वाज सिटिंग इन अ सैलून और वो उसका वेट कर रहा था। जैसे ही वो बाहर आई, सो उसके हस्बैंड ने उसको लाइक टू कवर हर बिकॉज शी वॉज वियरिंग अ ड्रेस, तो उसको एक जैकेट प्रोवाइड कर दी। फिर उसने देखा कि मेरे पास तो ये जैकेट भी कितनी सस्ती सी है एंड अदर लेडीज आर वियरिंग सो ब्यूटीफुल जैकेट्स। अब वो वापस जाते वक्त एक कैरेज का वेट कर रहे थे बिकॉज दे डिडंट ओन द कार, उनके पास कोई कार वगैरह नहीं थी। अब जैसे ही वो घर पहुंची, शी वॉज लुकिंग हर सेल्फ इन द मिरर, उसका मन नहीं कर रहा था कपड़े चेंज करने का। एकदम से उसने देखा कि वेयर इज द पीस ऑफ ज्वेलरी दैट आई वॉज वियरिंग, जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई थी वो कहाँ गई। फिर इसके बाद वो नेकलेस तो खो गया। अब उसका हस्बैंड दोबारा वापस उस जगह जाता है बिकॉज दे थॉट कि ये बहुत महंगा नेकलेस है जो किसी और का लेकर आया है। सो उसका हस्बैंड पूरा ढूंढने चला गया बट ही कुडंट फाइंड दैट नेकलेस, उसका नेकलेस खो चुका था। अब फिर उसके बाद लुइसेल ने कहा कि तुम अपनी फ्रेंड को कहो कि उसका क्लैस्प, जो नेकलेस का थोड़ा सा मतलब पीछे का टुकड़ा है वो टूट चुका है, मैं तुम्हें रिपेयर करा के वापस कर दूंगी। तो उसने मैडम फॉरेस्टियर को ये बात बोल दी। इतने में लुइसेल जो था वो 36,000 फ्रैंक्स का एक डुप्लीकेट, मतलब उसी के जैसा ही एक पीस लेकर आ गया। बट उसके पैसे कितने लगे, 36,000 फ्रैंक्स, दैट वाज अ वेरी बिग अमाउंट। तो वो पैलेस रॉयल से उसको खरीद कर लेकर आया, बिल्कुल उसका रेप्लिका, बिल्कुल उसके जैसा ही। अब उसके पास 18,000 फ्रैंक्स उसकी सेविंग थे और जो कि उसने अपने फादर से ली थी, उसकी लाइफ टाइम सेविंग्स थी उसके फादर की, तो वो, और साथ में उसने बाकी के 18,000 बोरो कर लिए पैसे जो कि उसे चुकाने थे विद इंटरेस्ट। अब इसके बाद उसने अपनी फ्रेंड को तो वो वापस कर दिया और उसने सोचा कि अब उसकी फ्रेंड को पता नहीं चलेगा। और फिर अब उन्होंने लाइफ टाइम अब उस लोन को चुकाने के लिए अब उनकी सिचुएशन और खराब हो गई। अब उन्होंने अपना घर चेंज कर लिया, छोटे से घर में रहते थे। अब पहले तो मटिल्डा को कोई काम नहीं करना पड़ता था, बट अब उसकी किस्मत और खराब हो गई। अब उसे लोन चुकाने के लिए और खुद काम करना पड़ रहा था, सारी मेड हटा दी उसने। एंड सडनली वन डे व्हाट हैपेंड वाज, 10 साल बीत गए और एक स्टोर पेस्टियर ने मटिल्डा को देखा एंड शी कुडंट रिकॉग्नाइज दैट लेडी। और फिर मटिल्डा जो थी वो भी उसके पास गई और मटिल्डा बहुत, मतलब मटिल्डा को लगता था कि मैं सब कुछ सफर उसकी वजह से करती हूँ। तो मटिल्डा ने उसे पूरी स्टोरी बताई एंड मैडम फॉरेस्टियर वाज शॉक्ड और उसे बहुत गिल्टी सा फील हो रहा था। और वो कहती है कि दैट पीस ऑफ ज्वेलरी वाज नॉट द रियल पीस, वो एक फेक पीस था जिसकी कॉस्ट सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी, ना कि 36,000 फ्रैंक्स। तुम अगर मुझे सच बता देती तो शायद तुम्हारी लाइफ के 10 ईयर्स वेस्ट ना होते। एंड मटिल्डा स्टार्टेड क्राइंग एट दैट पॉइंट कि मैं इतनी ज्यादा ग्रीडी थी, तो आपको जो मिलता है इसमें आपको खुश रहना चाहिए, दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्योंकि इससे आपकी सिचुएशन, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू हैव, आपकी सिचुएशन और खराब भी हो सकती है। सो बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। और ऐसे करके ये स्टोरी जो थी फिनिश हो गई। इसका एक और सब मैसेज ये मिलता है कि हमें सच बोल देना चाहिए, क्या पता उसकी लाइफ के 10 ईयर्स बच जाते। एंड 500 फ्रैंक्स वो इजीली, छोटा सा लोन था जो कि वो पे कर देती। तो द नेक्स्ट स्टोरी इज भोली। ये जो स्टोरी है, ये जो भोली स्टोरी है, बेसिकली देयर इज अ गर्ल जिसका रियल नेम है सुलेखा। तो उसके बारे में है। जब वो एक नंबरदार रामलाल था, सो उस नंबरदार रामलाल की बेटी थी, उसका नाम था सुलेखा। जब वो बॉर्न हुई वो काफी फेयर और प्रिटी सी लड़की थी, बट जब वो 10 मंथ्स की थी तो कॉट से वो नीचे गिर गई। जैसे वो नीचे गिरी तो उसका जो ब्रेन का कुछ पार्ट था वो डैमेज हो गया, जिस वजह से जब उसने बोलना शुरू किया तो वो स्टटर करती थी, वो हकलाती थी और वो काफी सिंपल सी थी, जिस वजह से उसका नाम भोली रख दिया। जैसे होता है ना जो भोले बच्चे होते हैं,
फिर इसके बाद जब वो 2 ईयर्स की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, जिस वजह से उसके फेस पे पूरे पे स्पॉट्स आ गए। फिर इसके बाद वो थोड़ी सी अब वो अगली भी लग रही है और वो मतलब इंटेलिजेंट भी नहीं है, सब उसे भोली बुलाते हैं। फिर इसके बाद अब वो 4th डॉटर थी रामलाल की, उससे पहले उसकी 3 बेटियां और थी। भोली वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ ऑल हर फैमिली। उसके 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। ये सारे के सारे बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग थे, बट बिकॉज उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती थी भोली की। सो शी वॉज द वन जो काफी वीक सी अजीब सी बच्ची लगती थी। उसकी जो एल्डेस्ट सिस्टर थी राधा की शादी हो चुकी थी और मंगला जो उसके नेक्स्ट वाली थी वो एंगेज हो चुकी थी। चंपा वॉज ऑल्सो गुड लुकिंग, तो उसके फादर को लगता था कि इनकी शादियां तो हो जाएंगी बट भोली की शादी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये स्टैमर भी करती है, बोल नहीं पाती और डल और अगली भी है। फिर इसके बाद अब उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। अब वहां पर तहसीलदार जो है उस एरिया का पुलिसमैन, अब वो नंबरदार के पास जाता है, कहता है कि तुम भी अपने बच्चों को स्कूल डालो। अब उन्हें लगता था गांव में कि स्कूल भेजने से लड़कियां जो है उनका माइंड खराब हो जाता है, वो ओपन माइंडेड हो जाती है और हमारे अगेंस्ट बोलेंगी। सो अब वो कहता है कि बाकियों की तो ऐसे तो लड़कियों की शादी होना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी तो शादी वैसी होनी मुश्किल है तो इसको स्कूल भेज देता हूँ। तो भोली को अगले दिन उसके फादर उसकी मदर के पास लेकर गए। भोली के बालों पर ऑयलिंग वगैरह हुई, तो ऐसा ट्रीटमेंट उसके साथ पहली बार हो रहा था तो उसे लगा था मैं कहीं तो अच्छी जगह जा रही हूँ। व्हेन शी एंटर्ड द स्कूल, तो जब वो देख रही थी क्लासरूम्स थे बहुत सारे, और जब अपने क्लासरूम में गई सो देयर वाज अ टीचर और बहुत सारे बच्चे नीचे बैठे हुए थे। अब टीचर एक एक बच्चे से उसका नाम पूछती है। अब जैसे ही भोली की टर्न आती है वो स्टैमर करने लग गई। अब सारे बच्चे उस पर हंस रहे हैं जिससे उसका बिल्कुल टीयरी फेस हो गया। तो बच्चे जब छुट्टी के बाद बाहर गए तो उसके टीचर उससे धीरे धीरे करके उसे कॉन्फिडेंस देती है और प्यार से उसका नाम बुलवाती है। फिर टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सिखाऊंगी, यू जस्ट हैव टू रिलैक्स। तो उसको अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो अच्छा लगा वो उसकी टीचर थी। उसकी टीचर उसे बहुत पसंद आने लग गई, दैट शी इज सच अ गुड ह्यूमन बीइंग। फिर धीरे धीरे जो उनका विलेज था वो डेवलप होने लग गया। सो भोली हाई स्कूल भी चले गई और उसने काफी सारी एजुकेशन रिसीव करी। अब एक दिन डिनर के बाद वो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनती है कि एक बिशंबर नाम 50 ईयर ओल्ड मैन जिसकी बच्चे भी हैं और उसकी शादी हो चुकी थी बट उसकी वाइफ की डेथ हो गई, सो ही वांट्स टू मैरी अनदर गर्ल। तो उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि जो हमारी भोली है इसी की शादी कर देते हैं एक 50 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन से, क्योंकि काफी अमीर भी है वो और इसकी शादी वैसे भी किसी से नहीं होने लगी, शी इज सो अगली, तो इसकी शादी कर देते हैं। अब उसकी मदर से वो कहते हैं कि क्या भोली मानेगी उससे शादी करने के लिए। सो उसकी मदर कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, उसे कोई नॉलेज नहीं है, इसकी कर दो शादी, शी विल मैरी, और वो कुछ नहीं कह पाएगी। बट अब भोली एक्सेप्ट करती है इस फेट को, अपने फेट को, और अब उसकी शादी होती है। तो जब बिशंबर नाथ आता है वो कितना मतलब इतना 50 ईयर ओल्ड मैन, उसे शर्म भी नहीं आई एंड ही केम विद हिज, मतलब पूरी बारात लेकर आते हैं वो लोग एंड एवरीथिंग, मतलब इतने हाई क्लास लोग थे। तो उसकी सिस्टर्स भी देख के शॉक हो जाते हैं कि कितने अमीर घर में जा रही है भोली। अब वो जैसे ही आते हैं ही सेट की, जब शादी की बात हो रही होती है, मतलब शादी हो रही होती है, सो ही सेट की क्या मैं इस लड़की का फेस देख सकता हूँ। सो जब वो उसका घूंघट ऊपर करते हैं, कितनी अगली लड़की है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मैरिंग सो यंग गर्ल एंड स्टिल दैट 50 ईयर ओल्ड मैन सेट कि ये इतनी गंदी दिखती है, आई वॉन्ट सम डॉरी, मुझे दहेज चाहिए, मैं तभी शादी करूंगा। अब नंबरदार पैसे इकट्ठे करने के लिए अंदर जाता है और उसके पैरों पे गिर जाता है, प्लीज मैरी हर, मैं तुम्हें दहेज देता हूँ। एकदम से वहां पर भोली, अब जो इसको सब सोचते थे कि इसे कुछ नहीं पता, इसे कोई नॉलेज नहीं है, व्हाट शी सेड वाज शी टुक हर स्टैंड एंड सेड कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी, आपको डॉरी देने की कोई जरूरत नहीं है, आई विल लिव विद माई पेरेंट्स, मैं टीचर की जॉब करूंगी और मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगी, मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं करूंगी, डॉरी इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, मैं दहेज नहीं दूंगी। अब वहां पर विलेज लेडीज भी बातें कर रही थी उसके बारे में, कैसी लड़की है, कैसी बातें कर रही है, बट स्टिल उसने अपने पेरेंट्स का फिर लाइफ टाइम ध्यान रखा। और वहीं पर उसकी टीचर भी थी एंड शी वाज सो प्राउड ऑफ हर स्टूडेंट की इसने मेरी बातें समझी और आज इसने अपने लिए स्टैंड लिया, जिसको सब बोलते थे ये भोली सी है, ये स्टैमर करती है। नेक्स्ट स्टोरी इज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये बुक दैट सेव्ड द अर्थ काफी फनी सी स्टोरी है। सो बेसिकली 25th सेंचुरी में एक पर्सन है जो कि बताता है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री में, ये अर्थ का सीन है। अर्थ पे एक 25th सेंचुरी में म्यूजियम में एक पर्सन बताता है कि उन्हें एक हिस्टोरियंस की बुक मिलती है जहां पर ये लिखा होता है कि कैसे मार्स पर अटैक होने से मदर गूज की एक नर्सरी राइम बुक थी, मतलब नर्सरी राइम बुक ने कैसे मार्स का अर्थ पर अटैक होने से बचाया था। तो वो बुक उन्हें मिलती है। अब जब वो बुक पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि क्या सीन था, कि मार्स क्या इंडिया पर अर्थ पर अटैक कर रहे थे और कैसे उस नर्सरी राइम की बुक ने बचाया अर्थ को। सो वो स्टोरी पढ़ते हैं। सो इसके कैरेक्टर्स कौन कौन है, एक है थिंक टैंक जो मार्स के
मार्स का सबसे बड़ा लीडर है जो कि इंडिया पर अटैक करना चाहता है, वो माइटी चीफ है। फिर एक है अप्रेंटाइज नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट लाटा और सर्जेंट ओप। तो ये सारे लोग हैं बेसिकली जो उसके साथ बैठे हुए हैं और अर्थ पर अटैक करना चाहते हैं। थिंक टैंक समझता है कि मैं इन सारे लोगों से मार्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं और वो अर्थ जाता है पहले कि अर्थ पर मुझे अटैक करना है। वो कैसा दिखता है, उसका फेस बिल्कुल बलून की तरह है, बिल्कुल फूला हुआ सा फेस है, बिल्कुल बलून टाइप। वो अर्थ के लोगों को देखता है और कहता है इनके पास तो दिमाग ही नहीं है, एंड हाउ गुड लुकिंग आई एम, दे आर नॉट इवन गुड लुकिंग, ये कैसे से क्रिएचर्स हैं। फिर जैसे ही थिंक टैंक अर्थ पे पहली बार आता है सो वो एक लाइब्रेरी में जाता है, सेंटरवेल पब्लिक लाइब्रेरी। जैसे ही वो जाता है वहां पर बहुत सारी बुक्स थी, तो अब उसे लगता है ये सारी सैंडविचेस है। तो वो कहता है कि अर्थलिंग्स को ना सैंडविच बहुत पसंद है, शायद ये लोग खाते होंगे। सो अब वो लेफ्टिनेंट लाटा, सर्जेंट ऊप और कैप्टन ओमेगा तीनों को कहता है कि इसे खाकर देखो ये कैसा है। तो कैप्टन ओमेगा और लेफ्टिनेंट लाटा तो नहीं खाते और वो सर्जेंट ऊप को देते हैं कि खाओ इसे। सो ही टुक द टेस्ट ऑफ दैट बुक और वो कहते हैं इस बुक का टेस्ट तो बहुत ही बेकार है, आई थिंक ये खाने की चीज तो नहीं है। फिर इसके बाद अप्रेंटिस नूडल कहता है कि शायद ये क्या है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो वो सब अपने कान के पास लेकर आते हैं बट दे कुड नॉट कम्युनिकेट विद द बुक। फिर इसके बाद इन्हें लगता है, ये रियलाइज करते हैं कि कहीं ये देखकर आइस के थ्रू कम्युनिकेट करने वाली चीज तो नहीं है। सो दे ओपन द बुक। बुक खोलते ही उन्हें सबसे पहले मदर गूस की बहुत सारी राइम्स मिली यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे राइम्स खोलते खोलते इन्हें एक राइम मिली, हम्टी डम्टी। अब जैसे उन्होंने वो राइम खोली, सर्जेंट ऊप उसे पढ़ना शुरू करता है। अब वहां पर उसमें जो पिक्चर्स बनी हुई थी वो जो हम्टी डम्टी बना हुआ था उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल थिंक टैंक जैसा था। तो थिंक टैंक को लगा कि ये अर्थलिंग्स ऑलरेडी मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि वो गिर रहा होता है ना, ही सैट ऑन द वॉल एंड ही हैड अ ग्रेट फॉल। तो वो और दिखाता है कि अर्थलिंग्स जो है वो हम्टी डम्टी पर यानी थिंक टैंक पर ही अटैक करना चाहते हैं। सो वो अपनी स्पेसशिप लेकर वापस भाग गए कि नहीं ये तो हम पर ही अटैक कर रहे हैं और इन्होंने ये सब कुछ प्लान किया हुआ है। सो दैट्स हाउ एक नर्सरी राइम ने अर्थ को बचा लिया। So this was the story of the book that saved the earth. I hope you like this video. Do share this with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.